नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, इसमें कि बन रहा था मिथेनॉल। इसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल और स्टेरिक हिंडेज जो इसको अल्टर कर रहा था SN2 रिएक्शन को। तो आज हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, जिसमें कि मिथेनॉल बन रहा था। ठीक है, इसमें जो रेट था वो डिपेंड कर रहा था न्यूक्लियोफाइल के और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसको हम लोग SN2 रिएक्शन बोल रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ये रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था रेट, इसलिए हम लोग इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें कि ऑर्डर इसका 2 होता है। तो क्या मिथाइल ब्रोमाइड के लिए जो पॉसिबल था, तो वही टर्शरी कार्बन से रिलेटेड जो भी मिथाइल एल्काइल ब्रोमाइड है, क्या उस पर भी ये रिएक्शन फिजिबल है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हिंड्रेंस कम था, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है। इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे वाटर के साथ में। ठीक है, तो SN2 रिएक्शंस में जो रेट था वो डिपेंड कर रहा था किस टाइप का वो कार्बन है। जैसे मान लीजिए कि SN2 टाइप के रिएक्शंस के लिए ये ऑर्डर था उसका, इसमें प्राइमरी ब्रोमाइड एल्काइल ब्रोमाइड, फिर सेकेंडरी था, फिर उसके बाद में टर्शरी ब्रोमाइड था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड, जिसमें कि अगर ऐसे देखेंगे तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस। लेकिन क्या इसका रिएक्शन वाटर के साथ में भी फिजिबल है? क्या इसका भी कुछ यील्ड आएगा? रेट इसका कैसा रहेगा? उसको हम लोग इस SN1 रिएक्शंस में देखेंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं मिथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे टर्शरी कार्बन का ब्रोमाइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे वाटर है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं तो दो डिफरेंस आ रहे हैं दिखने में। एक तो ये कि यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है और यहाँ पे जो वो टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड है, मतलब कि ये हिंडर्ड एल्काइल ब्रोमाइड है, ये है लेस हिंडर्ड एल्काइल ब्रोमाइड। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे वाटर है। तो हाइड्रोक्साइड और वाटर में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ऑर्डर है ये, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड और वाटर में ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है देन वाटर। अब ये तो न्यूक्लियोफिलिक कम है, तो क्या ये रिएक्शन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, ये रिएक्शन देगा। तो दो डिफरेंस दिख रहे थे, एक तो हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड्स और दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल। ये जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है और ये जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ये जो है SN2 रिएक्शंस था और ये इससे डिफरेंट होगा, तभी तो ये रिएक्शन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड डिफरेंट है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड डिफरेंट है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो वीक है। तो इसमें जो था रेट, इसका भी रेट काफ़ी हाई है। एक्सपेरिमेंट जब किया गया इन दोनों रिएक्शन का, इन दोनों सबस्ट्रेट का, एल्काइल टर्शरी एल्काइल
ब्रोमाइड और वाटर का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रेट का रिएक्शन हुआ था, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि SN2 में ये जो टर्सरी के लिए रेट जो बहुत कम था, तो इसमें कैसे ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये SN2 होगा नहीं, क्योंकि अगर SN2 देखेंगे तब तो ये ज़्यादा होना चाहिए था और ये इसका रेट बहुत कम होना चाहिए था, लेकिन इसके केस में रेट जो है वो हाई आता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि इसका जो पाथ है वो इसके पाथ से टोटली डिफरेंट होगा। तो इसके लिए कुछ एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे टर्सरी एल्काइल हाइलाइट। एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखेंगे इसको। इसका रिएक्शन कराना है वाटर के साथ में, और इसमें क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल। टर्सरी ब्यूटेनॉल, इसमें ये ब्रोमाइड एंड जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस हो गया, तो ये इसका प्रोडक्ट बना टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो इसमें कुछ एविडेंस मिले, वो एविडेंस क्या थे। तो पहला एविडेंस था कि ये मान लीजिए सपोज A है और ये है B है। इसमें देख पहला एविडेंस ये मिला कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ A बढ़ा रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज करा रहे थे, तो रेट क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। लेकिन वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ B बढ़ा रहे थे तो रेट नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था रेट पे। अगर हम लोग सबस्ट्रेट A का जब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो रेट इसका बढ़ जा रहा था, लेकिन वही हम लोग B का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो इसका यही निकला, जो रेट है वो बस एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट A1A। क्योंकि अगर दूसरे पे डिपेंड करता तब तो इसके बढ़ने पे भी रेट बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि रेट जो है वो किसी एक ही पे डिपेंड है, एक ही के प्रोपोर्शनल में है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बस एक है, यूनी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्युलरिटी इसकी एक है, मॉलिक्युलरिटी देख रहे हैं तो इस यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला एविडेंस हमने देखा कि एक का बढ़ा रहे थे तो रेट बढ़ता, लेकिन वही दूसरे का बढ़ा है तो रेट नहीं बढ़ा। इसका मतलब जो रेट है वो किसी एक ही पार्टिकुलर सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा एविडेंस ये था कि यहाँ पे जो मेथाइल्स है, मिथाइल को रिप्लेस कर दिया प्रोटॉन से। अगर हम लोग मिथाइल को रिप्लेस कर दें प्रोटॉन पे तो रेट क्या हो जाता था, रेट डिक्रीज हो जाता था, ठीक है। दूसरा एविडेंस यह था कि मिथाइल को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रोटॉन से, तो इसमें रेट जो है वो घट गया। फिर दूसरे वाले मिथाइल को भी सब्स्टिट्यूट किए प्रोटॉन से तो और रेट घट गया, तीसरे वाले को किए तो और रेट घट गया। इसका मतलब जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है किस टाइप का ये एल्काइल है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी के लिए रेट काफ़ी ज़्यादा था, प्राइमरी का उससे कम था, सेकेंडरी का उससे कम था, फिर प्राइमरी का था, फिर उसके बाद में मिथाइल ब्रोमाइड का था। ये उसका ऑर्डर था रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। इसमें कि देख रहे थे कि टर्शरी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेट था, उससे कम सेकेंडरी के लिए, उसके लिए उससे कम जो है प्राइमरी का, फिर मिथाइल ब्रोमाइड का था। एक एक CH3 को रिप्लेस किए प्रोटॉन से तो उसका रेट जो है वो घटता गया। ये दो एविडेंस हो गया। तीसरा एविडेंस ये था, थर्ड यहाँ पे करते हैं। तीसरा एविडेंस ये मिला कि जब इन दोनों का रिएक्शन कराए थे तो हमको नॉट कंप्लीट इन्वर्जन, इसमें हमको कंप्लीट इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं बना था। कंप्लीट इन्वर्जन नहीं बना, इसका मतलब कि ये SN2 पाथवे से नहीं जा रहा है। कंप्लीट इन्वर्जन नहीं हुआ और बना क्या था, उसमें रेसिमाइजेशन हुआ था।
ठीक है, उसमें रेसिमाइजेशन हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर रहा है, वो किसी और तरह से अटैक कर, दो तरह से अटैक, तभी तो उसमें रेसिमाइजेशन होगा, नहीं तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता बैक साइड से अटैक करता तो। ठीक है, तो 3 एविडेंस मिला। एक तो कंस्टिट्यूशन एक ही कंस्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये कि जितना भी मेथाइल ग्रुप को रिप्लेस किए उसका रेट जो है वो घटता गया। ठीक है, और तीसरा एविडेंस यह था कि इसमें कंप्लीट इन्वर्जन नहीं हुआ, रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट मिला। तो इन तीनों एविडेंस के बेसिस पे एक मैकेनिज्म बना था SN1 टाइप का रिएक्शन। उसमें ये दिखाया गया कि जो मेथाइल टर्शियरी जो एल्काइल ब्रोमाइड है, उसमें इसमें एक पहला स्लो प्रोसेस होता था, इसमें एक बनता था कार्बोकटाइन और Br-। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ, Br- निकला और बना एक ठो कार्बोकटाइन प्लस Br-। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे कि मेथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा रहे थे तो उसका रेट घट रहा था। क्यों घट रहा था कि अगर मेथाइल को सब्स्टिट्यूट किए, देखते हैं यहाँ पे, हम एक एक मेथाइल को सब्स्टिट्यूट कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ये टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है और ये मेथाइलियम में आया है। तो क्यों उसमें रेट घट रहा था, तो उसका आंसर है कि यहाँ पे जो है कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल था और यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे भी कम और यहाँ पे सबसे कम था, तभी वहाँ पे जो है वो रेट घटता जा रहा था। अब कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हो रहा है हाइपर कंजुगेशन के चलते। एक टर्म है हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे जो है हाइपर कंजुगेशन के चलते यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी डिफाइन करती है। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतने ही ज़्यादा उसकी उस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जो है वो डिपेंड करते हैं कि नेबरिंग में कितने प्रोटॉन, इस कार्बोकटाइन के नेबर में जो कार्बन है उससे कितने प्रोटॉन अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3, 3, 6, 9, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, तो इसका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा 9 + 1 टोटल 10। यहाँ देखेंगे तो इसका होगा 3 और 6, 6 + 1, यहाँ पे होगा 3 + 1 और यहाँ पे होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, इस टर्शरी कार्बोकटाइन का है 10 हाइपर कंजुगेशन, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी के बाद हम लोग देखते हैं आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो ये कार्बोकटाइन बन गया, ये स्टेबल कार्बोकटाइन है। और इस कार्बोकटाइन बनने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल था, जो कि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो अटैक किया इस सेंटर पे। ये प्रोटॉन जो वो ब्रोमाइड आयन ने पे वापस ले लिया और बन गया टर्शरी ब्यूटेनॉल। ये इसका प्रोडक्ट है। तो हम लोग इस टोटल प्रोसेस में देख रहे हैं कि जो पहला प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है। तो जो भी काइनेटिक्स में जो प्रोसेस स्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो स्लो प्रोसेस वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देख रहे हैं कि बस एक ही मॉलिक्यूल ही इस स्टेप में इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी के चलते हम लोग कहते हैं यूनिमोलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें बस एक ही सब्स्ट्रेट इन्वॉल्व है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ रहा है। उसके बाद में जो कार्बोकटाइन बनने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल का अटैक है वो काफ़ी फास्ट होता है, और इस फास्ट रिएक्शंस के बाद में क्या होता है कि टर्शरी ब्यूटेनॉल बनता है। इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन
प्रोसीड हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट जो था रिएक्टेंट था वो इसकी एनर्जी बढ़ती गई और एक पोजीशन पे घट गया, फिर बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी घटी है, मतलब कि कुछ स्टेबिलिटी आई इस पे, तो ये होता है इंटरमीडिएट, ठीक है। जब वो एनर्जी घटी थी तो स्टेबल मॉलिक्यूल बना था, वो था कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि RX था और वाटर था, ठीक है। यहाँ पे आ गया R प्लस X माइनस और ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या हो गया ROH प्लस HX, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तभी इसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अगर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम रहेगी तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और कभी भी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से तब वो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो जितनी लो एनर्जी उतना ही उसकी स्टेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर एनर्जी देखिए घट गया था, तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था, ट्रू इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। जबकि SN2 रिएक्शन में कोई भी ट्रू इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सीधे ट्रांजिशन स्टेट के बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें ट्रू इंटरमीडिएट ये कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है और इसका एनर्जी प्रोफाइल है, इसमें कि यहाँ पे दिखाया गया है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद में ये फाइनल प्रोडक्ट दिखाया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर में इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आती है, क्योंकि हमने मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है नो कंप्लीट इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसमें जब एक कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन से पहले मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल था, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको देखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 का, ठीक है। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये मॉलिक्यूल है कायरल, मान लीजिए H है, ये Br है, ठीक है। इसका हमको रिएक्शन कराना है SN1 टाइप का रिएक्शन, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पहले इसका कार्बोकैटायन बनेगा, ये है sp3 सेंटर sp3 कार्बन। तो जब ये ब्रोमाइड निकलेगा और कार्बोकैटायन बनेगा तो वो आएगा sp2 हाइब्रिडाइड, sp2 हाइब्रिड। तो sp2 का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ये होता है sp2, ये कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर इसके हिसाब से देखें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमको समझना है तो इसको अनुसार हम लोग देखेंगे ना, R2 ये R1 और ये है प्रोटॉन, ये यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये ब्रोमाइड निकला और ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इसके बाद में अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल जब है तो जैसे मान लीजिए कि ये कार्बोकैटायन बना तो ऐसे मान लीजिए बनता है, देखिए ऐसे बन गया, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ये कार्बोकैटायन है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है दो तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक की, एक तो ये जो सामने से अटैक करे और एक जो हो बैक साइड से अटैक करे, दोनों पॉसिबिलिटी। सामने से अटैक करेगा तो ब्रोमीन जिस साइड में था उसी साइड में भी OH ग्रुप आएगा, लेकिन जब बैक साइड से अटैक करेगा तो जिस साइड में ब्रोमीन था उसके अपोजिट साइड में वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने करा दिया फ्रंट से और एक करा दिया हमने बैक से। जब फ्रंट से कराते हैं तो इसमें क्या होता है, जिस साइड में ब्रोमीन था उसी साइड में वो OH ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए R1 R2, ब्रोमीन इसी साइड में था और H जो है पीछे था, ये बन गया। और बैक साइड से करेंगे तो जब जस्ट अपोजिट, जैसे ब्रोमीन इधर था तो जो OH आएगा वो पीछे साइड में चला जाएगा।
ये आ गया H और पीछे साइड में चला गया OH। ठीक है, ये हमारे दो चीज़ बन रहे हैं, एक तो फ्रंट साइड से अटैक है, एक बैक साइड अटैक है, दो तरह के। क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है प्लेनर हो गया तो चांसेज हैं कि वो इधर से भी कोई मिल सकता है और इधर से भी अटैक हो सकता है। यही यहाँ पे केस हो रहा है। तब अगर कंफर्मेशन देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि R1 की प्रायोरिटी R2 से ज़्यादा है प्रायोरिटी, तब इसका कंफर्मेशन क्या होगा देखते हैं। देखिए, जब इसका RS कंफर्मेशन निकालेंगे तो हम लोग देंगे, ये कार्बन है, ये भी कार्बन ही है, तो कार्बन से पहले ब्रोमीन आता है, इसलिए ब्रोमीन को फर्स्ट देंगे, तो फर्स्ट ब्रोमीन हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अगर R1 ज़्यादा है तो ये 2 हो जाएगा, और R3 या R3 उसके बाद है तो ये 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी देख लीजिए, R1 R2 में R1 फर्स्ट पे था और R2 उसके बाद था, इसलिए ब्रोमीन को पहले दिया, 2 इसको दिया, अब 3 इसको दिया। अब इसका कंफर्मेशन होगा। अब रोटेशन देखते हैं किधर से घुमाने हैं। देखिए ऑर्डर देखेंगे तो पहले 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है। ठीक है, तो इसका रोटेशन जो होगा वो ऐसे होगा 1 2 3, तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसका कंफर्मेशन होता है S, क्लॉकवाइज आएगा तो कंफर्मेशन आएगा उसका R। ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का कंफर्मेशन था S। अब इसका देखते हैं, R1 का ज़्यादा है प्रायोरिटी में और ब्रोमीन का उससे भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे ब्रोमीन नहीं रहेगा, OH रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कार्बन से पहले आएगा तो इसको देंगे हम लोग फर्स्ट, H पीछे साइड में है तो उसको निगलेक्ट करेंगे। R1 ज़्यादा है तो इसको 2 और R2 को करेंगे 3। तो इसमें आ रहा है जब फ्रंट साइड से देखिए अटैक कर रहा है तब उसका कंफर्मेशन आ रहा है 1 2 3 S, और बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बन रहा है। तो उसमें जो कंफर्मेशन आ रहा है देखिए, अब इसमें OH को देंगे फर्स्ट, ठीक है, और 2 को देंगे 3 और 1 को देंगे 2। ठीक है, तो 1 2 3। तो इसमें हम लोग इन दोनों में डिफरेंस यही देख रहे हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है अगर वो बैक साइड में है तो जिस तरह से घूम रहा है उसी तरफ से हम लोग उसका कंफर्मेशन लिखेंगे। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी का फ्रंट साइड में है तो जैसे घूमेगा उसका जस्ट अपोजिट उसका कंफर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं लोएस्ट प्रायोरिटी H जो है वो फ्रंट साइड में है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी का बैक साइड में। तो बैक साइड जो ऐसे घुमा रहे हैं यहाँ पे S आना चाहिए, लेकिन आएगा ये R, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी का जो वो फ्रंट साइड में है इसलिए। तो यहाँ पे इसका ऐसे आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि S कंफर्मेशन पे जब रिएक्शन कार्बोकैटायन जब बना था तो फ्रंट से किए तब तो बना क्या S, और बैक साइड से किए तो बना क्या R। तो देखिए फ्रंट से किए तो S बना और बैक से किए तो R। तो बैक वाले में क्या हो रहा था, इन्वर्जन, यहाँ पे हो रहा है इन्वर्जन, और यहाँ पे क्या हो रहा है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि रिटेन हो रहा है, जैसे S था तो S ही हो गया, R था तो R ही हो गया। और इन्वर्जन में होता है कि अगर R S था तो हो जाएगा R। जैसे यहाँ पे देखिए इन्वर्जन हो गया ना, पहले S था तो अब क्या हो गया R है। बैक साइड से अटैक किए तो इन्वर्जन हो गया। जैसे SN1 SN2 टाइप में हो रहा था, SN2 टाइप के रिएक्शन में बैक साइड से अटैक हो रहा तो उसका इन्वर्जन हो रहा था। तो इसमें दोनों तरफ से होगा, फ्रंट से भी होगा बैक से भी होगा। फ्रंट से आया तो रिटेंशन और बैक साइड से आया तो इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसका स्टोइकोकेमिस्ट्री है फुल, जिसमें कि एक कैरल सेंटर लिया गया था, उसका कार्बोकैटायन बना, फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो एक रिटेंशन प्रोडक्ट बना और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बना। तो इन दोनों के मिक्सचर को रिटेंशन प्रोडक्ट प्लस इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर रहेगा तो उसको लोग कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि क्या जब रिएक्शन SN1 रिएक्शन होता है तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन होता है कि नहीं होता है, तो उसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। इन SN1 रिएक्शन क्या उसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है?
कंप्लीट रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन ही रेसिमाइजेशन होता है कि नहीं, इसका तो मतलब होता है नॉट, नहीं होता है। कंप्लीट रेसिमाइजेशन उसमें नहीं होता है, उसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा होता है रिटेंशन से। उसका भी हम लोग आगे देखेंगे क्यों इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। क्योंकि हर एसएन रिएक्शन में जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बराबर रहेंगे तो उसको कहेंगे कंप्लीट रेसिमाइजेशन। लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है वो हमेशा बराबर नहीं होता है, मतलब कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता है, उसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा ही होता है रिटेंशन प्रोडक्ट से। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें ज़्यादा होता है। देखिए, जब मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है तो ऐसे रहता है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने के बाद में भी इंटरेक्शन होता रहता है। तो ये जो है डिसोसिएशन के बाद में भी साथ ही में रहते हैं, ऐसा नहीं कि दूर दूर भाग जाते हैं, तो साथ में ही थे। फिर इसके बीच में आता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे आ जाता है सॉल्वेंट। अब ये थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे, पहले तो साथ में थे फिर डिसोसिएट हुए, लेकिन एक दूसरे के इंटरेक्शन में देखें कि दोनों का अपोजिट चार्ज है। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आने लगे तो इसके बीच में दूरियां बढ़ने लगी, और लास्ट में क्या हुआ कि एकदम दूर हो गए, एकदम बीच में एकदम इतना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ गया कि दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया फुली डिसोसिएटेड, फुली डिसोसिएटेड फॉर्म। ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म, ये है फुली डिसोसिएटेड फॉर्म, ये वाला लास्ट वाला, जिसमें कि आर अलग हो गया और एक्स माइनस अलग हो गया, और इसके बीच में बहुत सारे वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे घुस गए हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पे कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर अनडिसोसिएटेड फॉर्म है और इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो हमेशा इसमें बैक साइड से अटैक होगा, क्योंकि ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है। फ्रंट साइड से तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रंट साइड से ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बैक साइड से अटैक होगा। जब बैक साइड से अटैक होगा तो यहाँ पे आएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है लेकिन एक दूसरे के इंटरेक्शन में है, छोड़ के नहीं गया है। तो इस केस में भी इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन जो है वो ज़्यादा रहेगा रिटेंशन से। रिटेंशन मिलेगा लेकिन इसमें कम मिलेगा। और इसके केस में भी वैसा ही है, इन्वर्जन ज़्यादा रहेगा रिटेंशन प्रोडक्ट से। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फुली डिसोसिएट फॉर्म आ रहा है तो इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहे हैं, कंप्लीट टोटल बराबर में होंगे। जब फुली डिसोसिएट फॉर्म होगा तब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप देख रहे हैं, 4 स्टेप है। एक तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, फिर उसके बाद डिसोसिएट हो रहा है लेकिन एक दूसरे के अटैचमेंट में, इंटरेक्शन में। फिर उसके बीच में वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आया, थोड़ी सी दूरी बढ़ी। फिर उसके बाद में वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा आ गया, जिसके चलते फुली डिसोसिएट फॉर्म में आ गए हैं। तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा था, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा तो इन्वर्जन और रिटेंशन बना, लेकिन इन दोनों केस में इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। अब जब फुली डिसोसिएटेड फॉर्म आ रहा है उसके केस में क्या हो रहा है कि इक्वली रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्लीट रेसिमाइजेशन है, कंप्लीट रेसिमाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। जबकि इन तीनों को जब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें कंप्लीट रेसिमाइजेशन, इसमें इन्वर्जन ज़्यादा बन रहा है रिटेंशन से।
इन दोनों का जब सम कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं रिटेंशन। इसलिए हमने कहा था शुरुआत में इससे पहले कि जब रेसिमाइजेशन हो रहा है तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा है, उसमें जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो रिटेंशन प्रोडक्ट से ज़्यादा बन रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल रेसिमाइजेशन जब इक्वल ना बने तो उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल रेसिमाइजेशन। जब इक्वली बनता है रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर SN1 टाइप के रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अफेक्टिंग SN1, तो उसमें पहला आता है लीविंग ग्रुप, और दूसरा आता है इसमें न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा आता है कार्बोकैटायन, क्योंकि SN1 टाइप के रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, और चौथा है इसमें सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। चार चीज़ें यहाँ पे SN1 को अफेक्ट करती हैं। तो पहला है लीविंग ग्रुप। तो जैसे हम लोग SN2 टाइप के रिएक्शन में देख रहे थे कि वीक बेस जो है वो गुड लीविंग ग्रुप था, गुड लीविंग ग्रुप। ठीक वैसे SN1 केस में भी जो वीक बेस रहेगा वो गुड लीविंग ग्रुप होगा। दैट मीन्स गुड लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये है, पिछले हम लोग देखे थे। ठीक है, ये इसका लिविंग ग्रुप ऑर्डर है। ठीक इसके रिलेटिव में देखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा। इसमें I- गुड लिविंग ग्रुप की तरह। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर देखेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा SN1 टाइप के रिएक्शंस के लिए। तो इसका आंसर होगा RI सबसे ज़्यादा का, उसके RBr, उसके बाद RCl, फिर सबसे लास्ट में आता है RF। ठीक है, R अगर सेम है चारों के लिए तब तो RI इसमें ज़्यादा होगा। तो वीक बेस जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है। इसी के चलते यहाँ पे अगर ये ऑर्डर है तो इसमें देखेंगे कि RI जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू RF। तो हमने देख लिया लिविंग ग्रुप का। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो जैसा कि हम लोग पिछली बार देखे कि SN1 जो था डिपेंड कर रहा था सबस्ट्रेट पे, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। SN1 जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, वो बस सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिमोलकुलर कह रहे थे। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, SN1 के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वीक होगा तब भी वही रेट से जाएगा और स्ट्रॉन्ग होगा तब भी वही रेट से। इसमें मतलब कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता SN1 टाइप का रिएक्शन। कार्बोकैटायन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है SN1 टाइप के रिएक्शन में। कार्बोकैटायन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन SN1 टाइप के। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SN1 टाइप के रिएक्शन में। तो जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे कि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हमने देखा कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल था, उसके बाद में सेकेंडरी था, फिर प्राइमरी था, फिर मेथाइलेनियम वो CH3+ उसमें सबसे कम आ रहा था। ठीक है, तो जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसी के थ्रू SN1 टाइप का रिएक्शन जाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एग्जांपल की बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि क्यों हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा मायने रखती है। जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ये है ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे वाटर के साथ में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका ये निकलेगा लिविंग ग्रुप और बनेगा कार्बोकैटायन।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है वो है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या है, टर्शरी से कम होता है। अगर हम लोग इस प्रोटॉन को यहाँ पर रिप्लेस कर दें तब क्या होगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। इन दोनों में जो देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि ये जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इसके। तो जो रिएक्शन है वो इसके थ्रू नहीं जाएगा, वो जाएगा इसके थ्रू, क्योंकि स्टेबल कार्ब, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही वो फिजिबल होगा SN1 टाइप के रिएक्शन में। तो ये स्टेबल है, इसके बाद में ये है बनेगा, वाटर से रिएक्शन कराएगा और यहाँ पे आ जाकर अटैक करेगा। यहाँ पे आ गया ये OH, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये तो था SN1। अगर हम लोग इसका SN2 कराएंगे तो इसके लिए हमको गुड न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। ये OH माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सीधे क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं। मतलब कि अगर हम लोग SN1 कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और हम लोग SN2 कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। OH ग्रुप जो है यहाँ पे था, OH ग्रुप जो है यहाँ, इन दोनों में अलग अलग जगह पोजीशन पे, यहाँ पे टर्शरी पे है, यहाँ पे सेकेंडरी के प्लेस पे। तो ये है दोहरा है SN1 और ये आ रहा है SN2। तो देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है SN2 के लिए, यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। दूसरा हम यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्राइड 1 to H शिफ्ट हो रहा था यहाँ पे। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 1 to मेथाइल शिफ्ट का। उसके लिए एग्जाम्पल है, जो H था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। कैसे देखिए, ये मेथाइल आ गया, हाँ ये है CH3Br। SN1 कराएंगे अगर इसका, और ये SN2 कराएंगे। ठीक है, तो SN2 कराएंगे OH माइनस के साथ में, तो बनेगा प्रोडक्ट ये CH3 है, और हम लोग SN1 करा रहे हैं वाटर में, तो पहले बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी। अगर हम लोग इस मेथाइल को यहाँ पे कर दिए तब क्या होगा, आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये है टर्शरी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है वो टर्शरी की ज़्यादा होती है, इसलिए जो रिएक्शन होगा वो इसके थ्रू होगा, न कि इसके थ्रू। ये अटैक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इन दोनों में देखिए, समझ में आ रहा है कि OH जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे आ रहा है, SN1 में भी और SN2 में भी। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि क्या हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे अलग प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पे प्रोडक्ट, इसका मतलब ये SN1 के थ्रू को जा रहा है और ये जो है SN2 के थ्रू। इसमें जो है 1 to मेथाइल शिफ्ट हो रहा है, मेथाइल शिफ्ट। ठीक है, अब हमको देखना है कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है। SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है, मान लीजिए ये RX है, वाटर है, और बनता क्या है R प्लस एक्स माइनस। ठीक है, R प्लस एक्स माइनस बनता है, और ये हो गया मान लीजिए SN1 का। और SN2 केस में क्या होता है, RX OH माइनस है, सीधे क्या होता है ROH बनता है और X माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं
कि यहाँ पे तो था न्यूट्रल मॉलिक्यूल और यहाँ पे बन गया चार्ज मॉलिक्यूल, और यहाँ पे है एक चार्ज मॉलिक्यूल, यहाँ पे बन रहा है चार्ज लिविंग ग्रुप और न्यूट्रल प्रोडक्ट बन रहा है। तो SN1 के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर किसी भी सॉल्वेंट का पोलरिटी बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है पोलरिटी बढ़ाने से। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो रहा था न्यूक्लियोफाइल के साथ में, और DMSO के साथ में इंटरेक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ में वीक हो रहा था। तो उसी के बेसिस पे हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट पोलर, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये क्या करेगा कि जो ये तो पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर की तरफ जाएगा, तो ये जब डिसोसिएट हुआ तो इसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें बने। तो अगर वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे आता है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है। तो पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ में इंटरेक्शन होता है और नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पे R प्लस और X माइनस का देखते हैं। तो R प्लस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाएगा ऐसे, और X माइनस जो है वो जुड़ जाएगा ऐसे, उसका इंटरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होता है। तो SN1 जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेट होता है, डिफाइंड होता है, इसलिए हम लोग इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो क्या है, इसके साथ में इंटरेक्ट होगा तो इसके साथ में बाइंड करके ही सॉल्वेंट सिस्टम में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जितनी ही ज़्यादा पोलरिटी बढ़ाएंगे उतना ही इनके और इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू इसके। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ़ we increase the polarity of the solvent, rate of the reaction increase, कब इंक्रीज करेगा, जब जब चार्ज स्पीसीज जो है वो स्पीसीज चार्ज रिएक्टेंट ना हो, व्हेन इंक्रीज कब करेगा, जब नंबर ऑफ चार्ज ऑन द रिएक्टेंट कम हो। रिएक्टेंट पे चार्ज जब कम रहेगा, नंबर ऑफ चार्ज जब कम रहेगा, तब पोलरिटी बढ़ाएंगे सॉल्वेंट का तो रेट भी बढ़ेगा। अब नंबर ऑफ चार्ज कम का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए RX, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है भाई। अगर यहाँ पे चार्ज रहता पहले से ही, मान लीजिए यहाँ पे अगर चार्ज रहता, ये रिएक्टेंट है, सपोज करिए ये रिएक्टेंट है, तब क्या होता कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो इसी को पहले से ही इसको बाइंड करके रखता, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट इसी को बाइंड करके रखता, तो बाइंड करके रखता तो इसको क्या करता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देता, मतलब कि रिएक्शन से पहले इसको ब्लॉक कर देता और रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा गया कि अब हम पोलरिटी बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ चार्ज ऑन द रिएक्टेंट कम रहेगा तब। अब वही चार्ज बढ़ेगा तो उसका जो है वो पोलरिटी बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाएगा। उसको हम लोग बताएंगे कैसे घटेगा, वो यहाँ पे देख रहे हैं। जब हमारा रिएक्टेंट ही डिसोसिएट चार्ज हो तो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट इसको चारों तरफ पे घेर लेगा, जो घेरेगा क्या होगा, रिएक्शन को प्रोसीड ही नहीं करने देगा, उसी के साथ बाइंड करके बढ़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम दौड़ने वाले हैं किसी रेस में और हमको चारों तरफ से लोग पकड़ के बैठ गए, तो हम कैसे दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे ना। ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है, जो चार्ज रिएक्टेंट है
वो अगर पोलर सॉल्वेंट है तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से गिर जाएगा और रिएक्शन में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, जिससे चलते प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जितना ही ज़्यादा कम चार्ज होगा उतना ही वो रिएक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं था और ये जो रिएक्शन जो वो पोलर सॉल्वेंट में काफ़ी बढ़ता जाएगा। वही जब चार्ज रहेगा तो फिर उसका रिएक्टिविटी जो है वो घट जाएगी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो SN1 केस में हमेशा कार्बोकैटायन बनता है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबल रहता है और वो जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से घिरा रहेगा। तो जितना घिरा रहेगा उतना ही सॉल्वेंट मीडियम में हमेशा पड़ा रहेगा, जितना स्टेबल पड़ा रहेगा उतनी ही उसमें रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसके केस में SN1 के केस में हमेशा पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और उसमें जितना पोलरिटी बढ़ाएंगे उतना ही उसकी रेट बढ़ती जाएगी। कब? जबकि हमारा जो रिएक्टेंट है वो अनचार्ज होगा। तब जब चार्ज रहेगा तो पोलरिटी बढ़ाएंगे तो उसका रेट जो है घटता जाएगा SN1 के केस में। SN2 के केस में हम आगे देखते हैं। तो उसके केस में एक पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ा है SN2 के केस में। देखिए ये है रिएक्टेंट हाइड्रोक्साइड आयन और बनता था ROH, ठीक है, प्लस X-। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो रिएक्टेंट्स है वो पहले से क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, मान लीजिए वाटर ही ले रहे हैं, तो हमें क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में खुद ही इंटरेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, ये खुद ही इंटरेक्ट होते हैं। जब क्या करेंगे, इंटरेक्ट होंगे तो एक बनाएंगे केज, सॉल्वेंट केज बना देंगे इसके चारों तरफ, सॉल्वेंट केज न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ में केज बन जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो SN2 रिएक्शंस में हालांकि ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल ज़्यादातर इसमें चार्ज होते हैं, इसके लिए इसमें पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले सकते। लेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, रेट घट जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्पीशीज है, इसलिए हमको पोलर सॉल्वेंट लेना चाहिए। तो पोलर प्रोटिक तो लेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटिक में क्या हो रहा है कि इसको इंटरेक्ट कर रहा है, इसको सबको बाइंड कर रहा है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, पोलर प्रोटिक ले सकते हैं कि नहीं, वो देखते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। उससे पहले हम लोग कहेंगे कि पोलर जितना सॉल्वेंट लेंगे उतना ही इसका रिएक्टिविटी घटेगा। तो हमको क्या लेना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमेशा SN2 के लिए फिजिबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली जो चार्ज स्पीशीज है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो फिजिबल नहीं होते, रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा पाते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इसके लिए क्यों नहीं कंपैटिबल है, क्योंकि ये जो स्पीशीज है वो खुद ही चार्ज है। तो चार्ज स्पीशीज के लिए ज़्यादातर हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। हालांकि यहाँ पे नॉन पोलर इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसके पास प्रोटॉन नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में प्रोटॉन जुड़ा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये वाटर जो है पोलर प्रोटिक है। और पोलर अप्रोटिक में कौन कौन से आते हैं, उसमें एग्जांपल है DMSO का। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अप्रोटिक होगा। और ये पोलर है, डाइपोल मोमेंट है, इसलिए चलो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN2 टाइप के रिएक्शंस में हम लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। हालांकि नॉन पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा फिजिबल होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो हो चार्ज स्पीशीज है। तो चार्ज स्पीशीज के लिए हमेशा हम लोग पोलर सॉल्वेंट ही लेते हैं। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए फिजिबल रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए नहीं है, क्योंकि पोलर प्रोटिक जो है इसको अराउंड करके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए OH- है, प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे OH-,
प्रोटीन सॉल्वेंट क्या देगा, प्रोटॉन के उसके पास है, तो प्रोटॉन ये ले लेके क्या कर देगा, वाटर बना दिया, वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये स्ट्रांग था, तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल बना देता है, जिससे रिएक्शन को प्रोसीड करने में दिक्कत होती है। इसलिए SN2 टाइप के रिएक्शन में हमेशा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो SN1 और SN2 में सॉल्वेंट का डिफरेंस यही आ रहा है कि SN1 टाइप के रिएक्शन में हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, कब, जब हमारा रिएक्टेंट जो वो अनचार्ज हो तब। और SN2 टाइप के रिएक्शंस में हम लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस यही देख रहे थे हम लोग SN1 और SN2 में, कि ये जो है वो स्टेबिलिटी थी ई ऑर्डर, जबकि इसमें स्टेबिलिटी जस्ट उल्टा होती है ई। रिएक्टिविटी का हम लोग बात करें, इसमें रिएक्टिविटी जो है वो ऐसे होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो वो टर्शियरी की ज़्यादा होती है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी हो रही है। और इसमें जो है वो हिंडर्ड के चलते, हिंडर्ड है, ये टर्शियरी हिंडर्ड है, जिसके चलते बैक साइड से अटैक फिजिबल नहीं होगा, इसीलिए इसमें रेट घट जाता है। और इसमें फिजिबल है, इसलिए बैक साइड से अटैक फिजिबल है, इसलिए इसमें रेट इसमें ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट पोलर, जनरली पोलर प्रोटिक, और इसमें लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहला ये हो गया, पहला डिफरेंस। दूसरा ये हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो ट्रू इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और इसमें नो ट्रू इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें ट्रू इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। और इसका एक और डिफरेंस है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या करता है, ये इसका 2, ये इसका 3, इसका 4 हो गया, डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये और इसमें डिफरेंस है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, तो इसमें हमने SN1 और SN2 का डिफरेंस हमने अभी देख लिया, और इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में, इससे पहले वाले में SN2 के बारे में देखे थे। इस बार हम लोग SN1 के बारे में देखें, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि SN1 और SN2 में क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो अगले क्लास में लोग देखेंगे एलिमिनेशन के बारे में, क्योंकि SN1 टाइप का रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।